भारत की एथेनॉल पॉलिसी को लेकर के देश भर में काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। कुछ लोग इस पूरी पॉलिसी के पक्ष में हैं, जिनका ये कहना है कि एथेनॉल की वजह से भारत के आयात बिल में कमी आएगी और इसके साथ साथ पर्यावरण में भी सुधार होगा। जबकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनके विरोध का मुख्य बिंदु ये है कि इस पूरे ऑयल की वजह से, E20 की वजह से जो गाड़ियों का इंजन है वो प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के आपको तमाम तरह की बहस देखने को मिलेगी, लेकिन सोशल मीडिया के विशेषज्ञों पर विश्वास करने के बजाय आपको एक असली एक्सपर्ट पर विश्वास करना चाहिए। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो एक एक्सपर्ट, एक विशेषज्ञ ने लिखा है। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से ये आर्टिकल यहां पर लिखा गया है, जहां पर उन्होंने E20 की जो आपकी तमाम खूबियां हैं उनकी बात की है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने E20 की गलतियां नहीं बताई हैं, इन्होंने E20 में या जो आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसमें गलतियां क्या क्या हैं, उसमें कमियां क्या क्या हैं, उन कमियों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बातें भी इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ इसी पूरी वीडियो की करते हैं शुरुआत, जहां पर हम E20 की तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज को समझने वाले हैं। E20 में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, E20 की प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं को हम समझेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्यायस चैनल की इस नए वीडियो में। करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले जो आर्टिकल हमारे सामने डिस्कस करता है, आर्टिकल हमको सोशल मीडिया पर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उन दावों की सच्चाई के बारे में बताता है। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आपको दावा देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा है कि E20 का इस्तेमाल करने की वजह से जो गाड़ियां हैं उनकी दक्षता में, उनकी एफिशिएंसी में, उनके माइलेज में 30% तक की गिरावट आ रही है। सबसे पहले एडिटोरियल जो है, जो हमारे लेखक हैं, वो इस बात का खंडन करते हैं। उनका यह कहना है कि आपका जो माइलेज है वो जाहिर तौर पे कम हो रही है। माइलेज के कम होने की वजह यह है कि जो आपका एथेनॉल होता है उसकी एफिशिएंसी जो है वो तुलनात्मक रूप से पेट्रोल से कम होती है, इसी वजह से माइलेज में गिरावट आ रही है। लेकिन जितना दावा किया जा रहा है कि माइलेज में 30% की गिरावट आ रही है, इतनी गिरावट नहीं आ रही है। माइलेज की जो गिरावट है वो मात्र 5 से 6% के आसपास है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्लेम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट दावा जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है वो ये है कि E20 के इस्तेमाल की वजह से जो आपका गाड़ियों का इंजन है वो इंजन धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। इसको लेकर भी एडिटोरियल में, इसको लेकर भी हमारे जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में इसका खंडन किया गया है। आर्टिकल में बहुत सारी रिसर्च बताई गई है। जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है यूएस ओकरिज लैब में बहुत सारी गाड़ियों को लगभग 1 मिलियन किलोमीटर तक दौड़ाया गया और इसके आधार पर E20 का इस्तेमाल करके उनको दौड़ाया गया। और फिर यहां पर पता लगा कि गाड़ियों के इंजन पर कोई खास असर जो है वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी ही रिसर्च आपका ऑयल इंस्टीट्यूट की तरफ से, इंडियन ऑयल की तरफ से और ऑटोमेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भी की गई है। तो ये तमाम जो रिसर्च हैं, ये तमाम रिसर्च इस बात की पुष्टि करती हैं कि E20 के इस्तेमाल की वजह से, एथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल के इस्तेमाल की वजह से आपको गाड़ियों की इंजन की दक्षता पर, गाड़ियों के इंजन की जो माइलेज है उसमें जाहिर तौर पर थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन इंजन की जो पूरी ओवरऑल पावर है, इंजन का जो ओवरऑल कार्यप्रणाली है, उसमें कोई गिरावट नहीं आती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इस पूरे एडिटोरियल में आपको देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि एडिटोरियल में आपको सबसे पहले जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं उन दावों का खंडन किया गया है। इसके अलावा एडिटोरियल आपका इसके E20 के पर्यावरणीय पक्ष पर भी बात करता है। एडिटोरियल हमको ये बताता है कि अगर आप देखेंगे E20 का फायदा ये तो है ही कि इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी प्राइस कम नहीं हुआ है, उसके पीछे के दूसरे कारण हैं, लेकिन ओवरऑल आपका प्राइस कम हो जाता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि E20 के इस्तेमाल की वजह से आपको पर्यावरण का भी बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आप प्योर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से गाड़ियों से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इन तमाम चीजों का उत्सर्जन होता है। लेकिन जब आप जो है एथेनॉल को ब्लेंड कर लेते हैं तो इन तमाम ग्रीन हाउस गैसेस का जो मात्रा है वो मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि इसमें पर्यावरण का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल हमने सबसे पहले जो हमारे आर्टिकल है उस आर्टिकल में जो तमाम दावे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उन दावों का खंडन किया गया है। दूसरा, यहां पर अगर आप देखें, अब ऐसा नहीं है ये जो पूरा एडिटोरियल है, ये पूरा एडिटोरियल केवल और केवल E20 के पक्ष में बात करता है। एडिटोरियल ये कहता है कि ऐसा नहीं कि E20 में कोई समस्या नहीं है, वर्तमान समय में E20 में भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। और E20 की जो समस्या है वो समस्या ऐसी नहीं कि परमानेंट है, उस समस्या को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। आर्टिकल ये बताता है कि भारत में अगर आप देखेंगे 2023 से मुख्य तौर पर आपका BS6 स्टैंडर्ड लागू किए गए थे, लेकिन 2023 से पहले जो गाड़ियां बनाई गई थी वो BS4 स्टैंडर्ड पे काम करती हैं। आर्टिकल
में जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि वर्तमान समय में भारत में लगभग 7.5 से 8 करोड़ टू व्हीलर ऐसे हैं जो कि BS4 स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, यानी जिनको 2023 से पहले बनाया गया था। तो जाहिर तौर पर ये जो BS4 स्टैंडर्ड की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां E20 के लिहाज से डिजाइन नहीं की गई हैं और इसीलिए इन गाड़ियों में मुख्यतः दो दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी, जिन दिक्कतों की बात इस पूरे आर्टिकल में कही गई है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं जो पुरानी गाड़ियां हैं? उनमें सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो आपका कार्बोरेटर को लेकर के आती है। अब कार्बोरेटर होता क्या है उसकी अगर आप डिस्कशन करें तो कार्बोरेटर बेसिकली आपका इंजन जो होता है, गाड़ी का जो इंजन है उसमें लगा हुआ एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस का मुख्य काम है वातावरण से ऑक्सीजन लेना और उस ऑक्सीजन के हिसाब से जितने पेट्रोल की जरूरत है उसको ईंधन टैंक से लेकर के आना और फिर उसका जो है दहन करना। क्योंकि आपको पता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के आप आग नहीं जला सकते हैं, आप कंबल्शन नहीं कर सकते हैं, दहन नहीं कर सकते हैं। तो जो कार्बोरेटर होता है उसका मेन काम होता है वातावरण से ऑक्सीजन लेना, वातावरण से हवा लेना और उस हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका इस्तेमाल करके ईंधन को जलाना, ईंधन को कंबल करना और फिर जो है आपका ऊर्जा पैदा करना। तो ये होता है कार्बोरेटर। अब जो पुराने वाले कार्बोरेटर थे उसमें रेशो जो है वो फिक्स हुआ करता था कि कितना ऑक्सीजन आपका एनवायरमेंट से आएगा और उसके आधार पर कितना जो आपका ऑयल है वो ऑयल आप जो है टैंक से लेकर के आएंगे। तो फिक्स रेशो पर जो है वो काम करता था। लेकिन अभी क्या है, अभी हमने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया है और एथेनॉल में पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो अब जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पुरानी गाड़ियों में जब हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से वो गाड़ियां में जो कार्बोरेटर मौजूद है वो वातावरण से भी ऑक्सीजन लेता है और एथेनॉल में भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो गाड़ियों में पहुंच जाता है, जबकि उसमें रेशो तो फिक्स है कि कितना जो पेट्रोल है वो हम अपने टैंक से ले सकते हैं। जो नई गाड़ियां हैं वो इस रेशो को एडजस्ट कर सकती हैं, इस रेशो को जो है चेंज कर सकती हैं और अगर ज्यादा पेट्रोल की जरूरत है तो ज्यादा पेट्रोल ले सकती हैं। लेकिन पुरानी गाड़ियों में ये एडजस्ट करने का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो पुरानी गाड़ियों में क्या होता है कि कम पेट्रोल आता है और ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो ओवर हीट हो जाती हैं, गाड़ियों का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम आपको पुरानी गाड़ियों में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार्बोरेटर की प्रॉब्लम, जो कि पुरानी गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है आपका पुरानी गाड़ियों में जो रबर सील इस्तेमाल की जाती है, वो रबर सील आपका जो एथेनॉल है उसके प्रति कोरोसिव होती है, यानी कि एथेनॉल की वजह से उस रबर सील में बहुत ज्यादा घिसावट आ जाती है, बहुत ज्यादा टूट फूट जो है वो उसमें आपको देखने को मिलती है। तो एक ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि जो 2023 के बाद की जो गाड़ियां हैं, BS6 की जो गाड़ियां हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर आपका जो रबर है उसको इस लिहाज से डिजाइन किया जाता है कि वो एथेनॉल के कोरोजन का सामना कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो हमने दो बातें देखी जो आर्टिकल हमको बताता है कि E20 में वर्तमान समय में दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें खास तौर पर आपका जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां 2023 से पहले बनाई गई थी, जो गाड़ियां BS4 स्टैंडर्ड पे काम करती हैं, उन गाड़ियों को ज्यादा प्रभावित करता है। तो हमने देखा कि आपका जो दिक्कतें हैं, जो एडिटोरियल इन दिक्कतों के बारे में बताता है वो क्या है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसका सोल्यूशन भी आर्टिकल में दिया गया है। सोल्यूशन पर अभी हम आगे बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इस कोर्स में मुख्य तौर पर आपकी नींव को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम सारे सब्जेक्ट्स को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करेंगे और कोर्स के दौरान आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं उन सारी दिक्कतों को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। सारे नोट्स जो है वो आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसमें आपको AI पावर्ड लर्निंग मिलेगी, आपको आंसर्स को इवेल्युएट कराने की सुविधा मिलेगी, 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस यहां पर आपको मिलेंगी और करंट अफेयर का ऑनलाइन एक्सेस जो है वो आपको 3 साल तक के लिए यहां पर फ्री मिलने वाला है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे और अब हम बात करते हैं कि आपका और क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो E20 को लेकर के आर्टिकल में बताई गई हैं। तो सबसे पहली दिक्कत हमने देखी कि E20 की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो पुरानी गाड़ियों को लेकर के आती है।
फिर दूसरी बात जो यहां पर आर्टिकल में कही गई है वो ये है कि अब तक जो सोशल मीडिया पर E20 को लेकर के शोर चल रहा है, जो नॉइज आपको देखने को मिल रही है, उस नॉइज की वजह से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की जो असली दिक्कतें हैं वो असली दिक्कतें यहां पर छुप जाती हैं। असली दिक्कत आर्टिकल के मुताबिक तब शुरू होती है जब हम E20 से आगे जाने का प्रयास करते हैं, जब हम E27 पे जाने का प्रयास करते हैं, जब हम E30 पे जाने का प्रयास करते हैं, जब हम E40 की बात करते हैं, वहां से असली दिक्कतें जो हैं, वहां से डिबेट जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। डिबेट किस तरीके से चेंज हो जाती है? डिबेट इस तरीके से चेंज होती है कि जब आपको E20 से आगे बढ़ना होता है तो E20 से आगे बढ़ने के लिए आपको ज्यादा एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपको पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलाना पड़ेगा, और ज्यादा एथेनॉल का मतलब यह है कि आपको ज्यादा फीड स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। फीड स्टॉक का क्या मतलब होता है? फीड स्टॉक का मतलब यह है कि एथेनॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए उसकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और रॉ मटेरियल कहां से आता है? रॉ मटेरियल आता है आपका लैंड के माध्यम से। आप जो है उगाते हैं, आप जो है मक्के को उगाते हैं, आप जो है गन्ने को उगाते हैं, जिसके माध्यम से आगे चल करके आपका एथेनॉल का निर्माण होता है। तो आपको अगर फीड स्टॉक की जरूरत है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक है आपका लैंड और दूसरा है आपका वाटर। वाटर की भी काफी जरूरत पड़ती है। गन्ना उगाने के लिए, मेज उगाने के लिए, मक्का उगाने के लिए आपको काफी पानी की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी फसल उगाने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, तो कोई भी फसल उगाने के लिए आपको लैंड और वाटर की जरूरत पड़ेगी, और ये दोनों रिसोर्स बहुत लिमिटेड हैं। तो ऐसे में जब आप E20 से आगे बढ़ते हैं तो वहां से डिबेट जो है वो डिबेट का रुख चेंज हो जाता है। पहले जो डिबेट है वो केवल इंजन की जो आपकी कंपैटिबिलिटी है उसको लेकर के है, लेकिन बाद में जो डिबेट चेंज होती है वो फ्यूल वर्सेस फूड की डिबेट पर आ जाती है कि अगर आप जो है फीड स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जो है गन्ने और मक्के का इस्तेमाल करते हैं एथेनॉल को बनाने के लिए, तो इसकी वजह से फूड के ऊपर खतरा आ सकता है, इसकी वजह से हमारी खाद्य जरूरतों के ऊपर खतरा आ सकता है। तो यहां से डिबेट जो है वो आपका चेंज होना शुरू हो जाती है, और यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आर्टिकल हमारी जो है आर्टिकल हमको आगे लेकर के चलता है। एक तो ये हमने दिक्कत देख ली कि आपका जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसकी दूसरी दिक्कत क्या है। पहली दिक्कत है आपका पुराने वाहनों को लेकर के दिक्कत है, दूसरी दिक्कत है आपका कि इसमें फ्यूल और फूड की डिबेट आ जाती है। अब तीसरी दिक्कत पे बात करते हैं। तीसरी जो दिक्कत है वो ये है कि यहां पर अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में भारत मुख्य तौर पर दो क्षेत्रों में जो आयात बिल है, बहुत सारे आयात बिल का सामना कर रहा है, या जो ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रहा है। इसमें पहला है आपका ऑयल, पहला है आपका ऑयल सेगमेंट, जिसको कच्चा तेल बिल जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें भारत को जो घाटा होता है टोटल वो लगभग आपका 11 से 12 लाख करोड़ के आसपास रहता है। हर साल भारत का जो बिल है वो इतना ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और यहां पर और दूसरा जो आपका जो भारत का इंपोर्ट बिल है वो खाद्य तेल को लेकर के है, वो एडिबल ऑयल को लेकर के है। एडिबल ऑयल के का जो इंपोर्ट बिल है भारत का वो लगभग 1.6 से लेकर के 1.7 लाख करोड़ के आसपास है। और भारत सरकार वर्तमान समय में अगर आप देखें, वर्तमान समय में भारत में हम एडिबल ऑयल जो है घरेलू स्तर पर लगभग 40% घरेलू उत्पादन कर पाते हैं। सरकार का टारगेट यह है कि इस एडिबल ऑयल को बढ़ा करके 2030-31 तक हम 72% कर सकें, यानी कि 72% जो आपका एडिबल ऑयल है वो हम घरों में अपने घरेलू स्तर पर हम उत्पादित कर सकें। अब यहां पर एडिटोरियल हमें जो ध्यान दिलाता है वो ये है कि भारत के सामने भारत को एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ का मतलब यह है कि भारत को चूज करना पड़ेगा कि भारत जो है एथेनॉल का इस्तेमाल करके क्या अपने आयात बिल को कम करना चाहता है, या फिर भारत जो है वो अपने खाद्य तेल के आयात बिल को कम करना चाहता है। तो एडिटोरियल कहता है कि यहां पर भारत सरकार को ये सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये चूज करना पड़ेगा। लेकिन एडिटोरियल यहां पर सरकार को एक रास्ता भी देता है कि सरकार किस आधार पर चूज कर सकती है। एडिटोरियल हमको ये बताता है कि आपका जो कच्चे तेल के आयात का जो बिल है, अगर हम अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाते हैं, अगर हम E20 पे जारी रखते हैं या E30 पर भी जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो आयात बिल है उसमें कोई ज्यादा गिरावट नहीं आने वाली है। हमें आयात बिल में हमारे मात्र 3 से 4% की गिरावट ही आपको देखने को मिलेगी अगर हम E20 या E30 पर भी जाते हैं। अगर हमको आयात बिल को कम करना है तो इससे और आगे हमको जाना पड़ेगा, E40 पे जाना पड़ेगा, E50, E60 पे जाना पड़ेगा। उससे और ज्यादा विवाद हो सकता है, उससे फ्यूल और फूड की जो डिबेट है वो और गंभीर हो सकती है। तो ऐसे में एडिटोरियल जो आर्टिकल है, जो लेखक हैं वो हमको ये कहते हैं कि अगर आपके पास दो ऑप्शन इस तरीके के मौजूद हैं तो आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए जिस ऑप्शन में सफलता की संभावना ज्यादा है। यानी कि हम जो है इंपोर्ट, जो हमारा कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल है उसको हम बहुत तेजी से कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बिल है
उसको हम तेजी से कम कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल हमको ये कहता है कि अभी आपको E20 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप E20 पर रुक करके अपना और ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन मत कीजिए, बल्कि इसके स्थान पर आपको अपने एडिबल ऑयल क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, आपको जो है खाद्य तेल के उत्पादन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे आर्टिकल में बताया गया। तो ये हमने तीसरी समस्या देखी जो कि भारत सरकार के सामने मौजूद है कि भारत सरकार को कच्चे तेल के आयात बिल पर ध्यान देना चाहिए या फिर एडिबल ऑयल के आयात बिल पर ध्यान देना चाहिए, दोनों के बीच में यहां पर सरकार को चूज करना पड़ेगा। अब यहां पर चौथी जो बात इस पूरे आर्टिकल में की गई है वो है आपका लैंड यूज चेंज को लेकर के और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर के। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सबसे पहले क्या मतलब होता है? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो इकोनॉमिक्स में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि आप जिस चीज को चूज कर रहे हैं उसके विकल्प के तौर पर आपके सामने क्या मौजूद था। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं, आप एक कारपेंटर हैं, आपके सामने दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप जो है एक कुर्सी बना सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक अलमारी बना सकते हैं। तो कुर्सी बनाकर भी आपको आपकी कुछ कमाई होगी और अलमारी बनाकर भी आपकी कुछ कमाई होगी। तो यहां पर आप मान लीजिए आपने चूज किया कि आप कुर्सी बनाएंगे, तो इसमें आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया अलमारी का कॉस्ट। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है उसके कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ये हमने देख लिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अब यहां पर आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है कि भारत में वर्तमान समय में जो अधिकांश एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है वो मेज के माध्यम से हो रहा है, यानी कि मक्के के माध्यम से हो रहा है। और अगर आप देखें भारत में अगर टोटल जो एथेनॉल उत्पादन की बात करें तो 50% एथेनॉल उत्पादन जो है वो अकेले मक्के के माध्यम से हो रहा है और लगभग 67% जो आपका एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है वो फूड ग्रेन के माध्यम से हो रहा है। यानी कि भारत में फूड ग्रेन जो है एथेनॉल को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। अब ऐसे में अगर आप देखें तो हमारे सामने सवाल ये उठता है कि एक तरफ हम मक्के को दो चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्के को हम खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्के को हम एथेनॉल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये डिबेट है। दूसरी डिबेट ये है कि आपके पास लैंड तो लिमिटेड है, जो जगह है, जो भूमि है वो तो सीमित है। उसी भूमि पर आपको मक्का भी उगाना है, उसी भूमि पर आपको सोयाबीन भी उगाना है, उसी भूमि पर आपको मस्टर्ड भी उगाना है, उसी भूमि पर आपको ग्राउंडनट भी उगाना है, बहुत सारी चीजें उगानी है। तो अब ऐसे में अगर भारत में एथेनॉल पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, अगर सरकार जो है मक्के की खरीद ज्यादा कर देती है तो इसकी वजह से जो दूसरी फसलें हैं उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। मक्के का मुकाबला किससे है? मक्के का मुकाबला सोयाबीन से है, ग्राउंडनट से है, मक्के का मुकाबला मस्टर्ड से है। तो ऐसे में अगर भारत सरकार एथेनॉल पर बहुत ध्यान देती है तो आपका इन फसलों का जो उत्पादन है वो उत्पादन कम हो सकता है। तो क्योंकि सभी को भूमि की जरूरत है, लैंड की जरूरत तो सभी को है उत्पादन के लिए, जो आपको किसी जगह पर तो उत्पादन करना पड़ेगा। अब वो जगह आप मक्के के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जगह आप दूसरी फसल को उत्पादित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में आर्टिकल हमको ये कहता है कि अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग को आगे अभी बहुत बढ़ाते हैं तो इसका परिणाम ये रहेगा कि भारत में आपको लैंड यूज जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है, भूमि उपयोग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और भारत का जो एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चुनौती जो है भारत के सामने मौजूद है कि भारत जो है अपने लैंड यूज चेंज को किस तरीके से रोके, यानी कि भारत सरकार अपनी पॉलिसी को किस तरीके से डिजाइन करे कि भारत के किसान केवल एक ही चीज उत्पादित करने पर ध्यान ना दें, केवल एक ही चीज के उत्पादन पर ध्यान ना दें, बल्कि और भी चीजें उत्पादित करें। क्योंकि होगा क्या, अगर हम केवल मक्के के उत्पादन पर ध्यान देंगे तो इसकी वजह से दूसरी चीजों का उत्पादन नहीं हो पाएगा। हम सोयाबीन का उत्पादन नहीं कर पाएंगे जबकि सोयाबीन भी इंपॉर्टेंट है, हम मस्टर्ड का उत्पादन नहीं कर पाएंगे जबकि भारत में मस्टर्ड ऑयल काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, हम ग्राउंडनट का उत्पादन नहीं कर पाएंगे जबकि भारत के लिए ग्राउंडनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन चीजों का उत्पादन नहीं करेंगे, इनकी डिमांड तो है, तो डिमांड कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी पड़ेगी। डिमांड कहां से पूरी होगी? फिर डिमांड के लिए हमको दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। तो एक तरफ जो हम अपने इंपोर्ट बिल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं ऑयल के माध्यम से, वही दूसरी तरफ हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। तो ये तो बराबर ही हो जाएगा, इसका कोई फायदा यहां पर हमको देखने को नहीं मिलेगा अगर हम अपनी पॉलिसी को ठीक ढंग से डिजाइन नहीं करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस पूरे आर्टिकल में बताई गई है। अब यहां पर इसका जो चौथा विषय है, जो इसकी चौथी जो दिक्कत है वो पानी को लेकर के है। आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया पर इस तरीके के बहुत सारे दावे किए जाते हैं जिन दावों में ये कहा जाता है कि आपका 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए आपको हजारों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन आर्टिकल ये कहता है, हमारे जो लेखक है वो ये कहते हैं कि ये दावा बहुत भ्रामक है। इस दावे की सच्चाई का विश्लेषण करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको ठीक ढंग से एनालाइज करने के लिए आर्टिकल हमारे सामने दो प्रकार के वाटर की बात करता है। पानी को दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक प्रकार है आपका ग्रीन वाटर और दूसरा प्रकार है आपका ब्लू वाटर। दोनों
दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। ग्रीन वाटर क्या होता है? ग्रीन वाटर बेसिकली वो वाटर है जो कि नेचर से हमको प्राप्त होता है। नेचर से भी मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं कि जो जो हमको बारिश के माध्यम से प्राप्त होता है उसको ग्रीन वाटर कहा जाता है। तो बारिश के माध्यम से जो हमको पानी प्राप्त होता है उस पानी को ग्रीन वाटर कहा जाता है। और दूसरा है आपका ब्लू वाटर। ब्लू वाटर वो वाटर है जो कि हमको मुख्य तौर पर नदियों के माध्यम से, झरनों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, लेक्स के माध्यम से प्राप्त होता है। इसको ब्लू वाटर कहा जाता है। तो अब आर्टिकल ये कहता है कि जो आपका ग्रीन वाटर है जो कि हमको बारिश के माध्यम से प्राप्त होता है वो पानी एक स्कार रिसोर्स नहीं है, वो एक दुर्लभ संसाधन नहीं है, जबकि जो आपका ब्लू वाटर है वो आपका एक दुर्लभ संसाधन है। तो यहां पर आर्टिकल ये कहता है कि अगर आपको जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या को अगर ठीक ढंग से एनालाइज करना है तो उसमें आपको ग्रीन वाटर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ब्लू वाटर पर ध्यान देना चाहिए। और अपनी पॉलिसी को इस लिहाज से डिजाइन करना चाहिए कि वो ब्लू वाटर को ध्यान में रख करके बनाई जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इस पूरे आर्टिकल में कही गई है कि यहां पर दो तरीके के पानी की बात की गई है, ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर, दोनों को हमने यहां पर देख लिया है। अब इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो इसमें और क्या क्या दिक्कतें बताई गई हैं। एक दिक्कत यहां पर आपका एथेनॉल के एक जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के दावे पर भी सवाल उठाया गया है। आर्टिकल हमसे यह सवाल पूछता है कि क्या एथेनॉल जो है वो सच में एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और इसको लेकर के बहुत अच्छे तर्क यहां पर दिए गए हैं। आर्टिकल हमको ये कहता है कि जब तक आप E20 की बात करते हैं तब तक आपको एथेनॉल जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नजर आता है, लेकिन जब आप E20 से आगे जाते हैं, यानी जब आप E30 पे जाते हैं, E40 पे जाते हैं, E50 पे जाते हैं, तो एथेनॉल की जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नेचर है उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। किस तरीके से सवाल खड़े होते हैं? तो यहां पर आर्टिकल ये बताता है कि जब आप एथेनॉल का निर्माण करते हैं, बड़ी मात्रा में जब आप एथेनॉल का निर्माण करते हैं तो उसके लिए आपको फीड स्टॉक की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको ज्यादा फीड स्टॉक की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको ज्यादा क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा खेती करनी पड़ेगी, ज्यादा खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पानी के साथ साथ आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहां पर इन्वॉल्व हो जाती हैं। और ये जो बहुत सारी चीजें हैं, इन बहुत सारी चीजों में आपको उत्सर्जन देखने को मिलता है। यानी कि जब आप खेती करते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, वहां पर आपका पंप्स का इस्तेमाल होता है तो उत्सर्जन होता है। जब आप प्रोसेसिंग करते हैं तो वहां पर उत्सर्जन होता है। जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर पानी की बर्बादी होती है। तो केवल आपको इसको एथेनॉल के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आर्टिकल हमको यह कहता है कि यहां पर हमको लाइफ साइकिल एमिशन पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब आप एथेनॉल का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन होने से पहले भी बहुत सारा उत्सर्जन आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम E20 से आगे जाएंगे, अगर हम E20 के बाद E30 और E40 पर जाएंगे तो उसकी वजह से ये जो लाइफ साइकिल एमिशन है, यानी कि उत्पादन से पहले होने वाला जो एमिशन है, वो एमिशन भी आपका लगातार बढ़ता जाएगा। और इसकी वजह से एनवायरमेंट फ्रेंडली नेचर जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम पर सवाल उठ सकते हैं। तो ऐसे में आर्टिकल हमको ये सुझाव देता है कि इस पर और ज्यादा आगे बढ़ने से पहले हमको इस पर थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, हमको इस पर थोड़ा अनुसंधान करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि क्या सच में इसकी वजह से हमको नुकसान होगा या इसकी वजह से हमको बेनिफिट होगा। और जब तक ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर लिया जाता तब तक हमको E20 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इस पूरे आर्टिकल में कही गई है। अब आर्टिकल जो है वो हमारे सामने कुछ विकल्प पेश करता है कि हम इन तमाम प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए, जिन प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया, चाहे वो पुरानी गाड़ियों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका लैंड यूज परिवर्तन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका जो तमाम क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है उसकी प्रॉब्लम हो, इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो बात भी पूरे एडिटोरियल में बताई गई है। तो एडिटोरियल सबसे पहले हमारे लिए नीति निर्माण का एक गोल्डन रूल बताता है, पॉलिसी मेकिंग का एक गोल्डन रूल बताता है। क्या है पॉलिसी मेकिंग का गोल्डन रूल? पॉलिसी मेकिंग का गोल्डन रूल यह है कि जिस चीज को आप जो है रिवर्स कर सकते हैं, जिस चीज को जो परिवर्तनीय जो सुझाव है उसको पहले आप इंप्लीमेंट कीजिए, और जो इरिवर्सिबल ऑप्शन है यानी कि जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसको आप बाद में लागू कीजिए। सबसे पहले हमारे सामने आता है कि परिवर्तनीय विकल्प कौन कौन से हैं, क्या क्या परिवर्तनीय उपाय आपके सामने हो सकते हैं। तो परिवर्तनीय उपायों में अगर आप देखें, सबसे पहले उपाय आपका यह है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस में हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो आपका मक्के की खरीद का प्राइस है, जिसकी वजह से लैंड यूज चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उस प्राइस की पॉलिसी में हम चेंज कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो आपका मक्के का प्राइस है वो किसानों
किसानों के लिए बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, जिसकी वजह से किसान लगातार जो है मक्के की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरी फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम इस प्राइस पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका खाद्य तेल पर जो हम टैरिफ लगाते हैं, उस टैरिफ को यहां पर चेंज किया जा सकता है, उस टैरिफ को बढ़ाया जा सकता है, जिसके माध्यम से घरेलू स्तर पर उत्पादन को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा जल उपयोग के जो नियम है, वाटर इस्तेमाल के जो नियम है, उन नियमों में हम यहां पर चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वाटर यूज को चेंज करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पुरानी गाड़ियों की जो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हमारे जो ग्राहक हैं, जो कंज्यूमर हैं, जिनके पास वर्तमान समय में पुरानी गाड़ियां मौजूद हैं, उन कंज्यूमर्स को एक विकल्प प्रदान कर सकते हैं। विकल्प इस बात का हो सकता है कि अगर आप चाहें, जो कंज्यूमर है अगर वो चाहें तो E20 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कंज्यूमर चाहें तो उनको E10 का विकल्प भी देना चाहिए। वर्तमान समय में भारतीय पेट्रोल पंप पर E10 का विकल्प मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। तो आर्टिकल का सुझाव यह है कि हमको E10 को वापस लेकर के आना चाहिए, हमको E20 को भी बना करके रखना चाहिए, और जिसके पास पुरानी गाड़ी है वो E10 का इस्तेमाल कर सकता है। ये ऑप्शंस जो हैं ये आपका प्रतिवर्ती विकल्प हैं, यानी कि जिनको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, जिनको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं आपके अपरिवर्तनीय विकल्प। अपरिवर्तनीय विकल्प क्या क्या है? इसमें जैसे सबसे पहले ईंधन के लिए कृषि भूमि और जल संसाधनों को स्थायी रूप से प्रतिबद्ध किया जा सकता है, यानी कि हम स्पेसिफिकली डिमार्केट कर सकते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है, कौन कौन सा लैंड जो है वो आपका बायोफ्यूल बनाने के लिए या एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट विकल्प यहां पर किया जा सकता है। विशेष तौर पर भूमि एलोकेट की जा सकती है, जिसका मुख्य काम यही होगा कि वो एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। इसके अलावा आपका जो हमारी डिसल्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण हम कर सकते हैं, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम E20 को बनाने के लिए कर सकते हैं। और दीर्घकालिक फसल चक्र जो है उसको हम यहां पर चेंज कर सकते हैं, जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसको यहां पर चेंज किया जा सकता है। ये जो ऑप्शन है ये लॉन्ग टर्म विकल्प है। आर्टिकल लॉन्ग टर्म विकल्पों को आगे आगे के लिए टालता है, क्योंकि अगर एक बार आप इन तमाम चीजों के लिए आगे बढ़ जाते हैं, अगर एक बार आप जो है E20 के आगे E30 पे जाते हैं, E40 पे जाते हैं, तो किसान भी उसी लिहाज से अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। और अगर एक बार किसान अपने लिहाज से शिफ्ट कर लेते हैं, एक बार इसके लिए मार्केट बन जाता है, एक बार इसके लिए इकोसिस्टम बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो फिर वहां से आप वापस नहीं आ सकते हैं। वहां से आप ये नहीं कह सकते हैं कि E30 की वजह से E40 की वजह से नुकसान हो रहा है तो चलिए वापस E20 पे चलते हैं, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर लिया है, आपने लोगों की आजीविका उस पर निर्भर कर दी है, तो फिर वहां से वापस नहीं आया जा सकता है। इसीलिए आर्टिकल ये कहता है कि जब तक इस पूरी सिचुएशन का E20, E30, E40 का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हो जाता है, तब तक हमको इसके आगे नहीं जाना चाहिए। तब तक हमको यहीं पर ठहर करके इस पर रिसर्च करनी चाहिए, इस पर अनुसंधान करना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसके आगे जाने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये बात इस पूरे आर्टिकल में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमने सारे पॉइंट्स को समझ लिया है। अब अंत में आपके लिए एक मेंस का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत का एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने में सहायक है, लेकिन उच्च एथेनॉल मिश्रण से खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और कृषि भूमि के उपयोग के बीच गंभीर समझौते उत्पन्न हो सकते हैं। चर्चा कीजिए। सेम क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। अंत में प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, एथेनॉल की ऊर्जा सघनता पेट्रोल की तुलना में कम होती है, जिसके कारण उच्च मिश्रण स्तर पर माइलेज में कुछ कमी हो सकती है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, E20 का अर्थ है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, E20 मिश्रण से सभी पुराने और नए वाहनों में अनिवार्य रूप से इंजन का अधिक घिसाव होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका ठीक होने वाला है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।